अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IamTeacher33 लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर वीयू के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम मैथ 100 की जो इम्पोर्टेंट तरीन डेफिनेशंस है ना, उनके बारे में बात करेंगे। चलें जी, सबसे पहले चलते हैं पहली डेफिनेशन की तरफ, जिसमें लिखा है कि आपने सेट के बारे में बयान करना। तो सेट होता क्या है? असल में हमारे पास जो सेट होता है ना, वो किसी भी जो हमारे पास डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, यानी फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जिन्हें हम पहचान सकते हैं, जो डिफाइनेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनका जो कलेक्शन बना होता है ना, उसे हम सेट का नाम देते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास, मैं यहाँ पर एक सेट लिख रहा हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो एक फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स आप जानते हैं कि नाउनेबल हैं, यानी हम सब उन्हें पहचानते हैं। तो मैं इधर फ्रूट्स का सेट्स बना रहा हूँ, जैसे ऑरेंज, ठीक है, माल्टा, फिर जनाब हम कहते हैं कि मैंगो, एप्पल। तो ये जो हमारे पास बना, ये एक हमारे पास सेट बन गया। किसी भी नाउन एलिमेंट या डिस्टिंक्विड ऑब्जेक्ट का जो सेट होता है, उसे हम जो कलेक्शन होता है, उसे हम सेट का नाम देते हैं। बेसिकली मैथमेटिक्स में हम सेट जो है ना, वो यूज़ करते हैं होल नंबर्स। जैसे हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, ठीक है जी। सेट ऑफ होल नंबर्स हम उन्हें कहते हैं। इसके अलावा हम नेचुरल नंबर का फिनोमेना यूज़ करते हैं जी। नेचुरल नंबर में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, वो आप कह सकते हैं कि 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड तक चले जाते हैं, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास चलते ही जाते हैं नंबर होल नंबर्स में, और इसी तरह हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इस तरह के हम सेट को डिफाइन करते हैं। आगे जो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन आ रही है, वो आ रही है व्हाट इज सेट रोस्टर मेथड ऑफ सेट्स। कि हमारे पास जो सेट रोस्टर मेथड है सेट्स का, वो क्या है? कहता है दी रोस्टर मेथड स्पेसिफाइंग अ सेट कंसिस्ट ऑफ सराउंडिंग द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विद ब्रेसेस। हमारे पास जो रोस्टर मेथड है, वो क्या करता है कि किसी भी स्पेसिफिक जो कलेक्शन होता है किसी भी एलिमेंट का, उन्हें वो पाबंद कर देता है कि उन्हें क्या करना होगा, उन्हें ब्रेसिस यानी ब्रैकेट्स, ब्रेसिस कहते हैं, ये जो करली ब्रैकेट्स होती हैं ना, इसके अंदर बंद होना चाहिए। जैसे हमने पहले सेट बनाया था होल नंबर्स का, और फिर हमने फ्रूट्स का सेट बनाया था। इसी तरह वो कहता है कि हमारे पास जो रोस्टर मेथड है ना, वो सेट को आप कह सकते हैं जाहिर करने का मेथड है, जिसमें वो कहता है कि हमारे पास जो सेट होना चाहिए ना, कोई भी सेट होना चाहिए, अगर हम उसे सेट कहते हैं, जो कलेक्शन होता है किसी भी एलिमेंट का, उन्हें हमने क्या करना है कि उन्हें हमने ब्रेसिस यानी करली ब्रैकेट्स में बंद करना है। उसके बाद हमारे पास कहता है कि नल सेट क्या है, डिफाइन नल सेट। हमारे पास जो नल सेट होता है ना, उसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता, वो बिल्कुल खाली सेट होता है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर हमारे पास नल सेट की यानी खाली सेट की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास बिल्कुल खाली सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट किसी तरह का भी मौजूद नहीं। तो ऐसा सेट जो करली ब्रेसिस में शो तो हो रहा हो, लेकिन उसमें जो है कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे जी, ये हमारे पास एक नल सेट है यानी खाली सेट है। नेक्स्ट कहता है कि डिफाइन यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट है जिसमें जो कलेक्शन है हमारे पास, कोई भी एलिमेंट है, उसमें हर एलिमेंट पाया जाए, ठीक है जी, वो इंडिपेंडेंट हो, वो किसी पर डिपेंड ना हो। यूनिवर्सल मतलब भी मुकम्मल तौर पर वो सेट एक मुकम्मल सेट हो, बाकी जितने भी सेट हों वो उस सेट के सब सेट हों। इसकी भी मैं एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सेट है जिसे हम यूनिवर्सल यानी यू से शो करते हैं। ये लें जी, हमारे पास एक सेट आ गया जिसे हमने यू से शो किया, यानी ये यूनिवर्सल है। अब ये होल नंबर्स का सेट है, यानी ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है
और 1 2 3 एंड ये चलता ही जाएगा, यानी 0 से लेकर 1 तक। अब ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। आगे जो इसके सेट आएंगे, जैसे हमारे पास सेट ए है, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास जो सेट होगा उसमें कुछ इसके अंदर से एलिमेंट्स आएंगे। जैसे हमारे पास 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, यानी कोई भी हमारे पास नंबर हो सकता है। लेकिन जो मेन बेसिक सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसे हम यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं। अब सब सेट है, सब सेट क्या कहता है कि हमारे पास किसी सेट में से कोई छोटा सा पोर्शन निकला हुआ होता है जो उसी सेट में मौजूद होता है, वो एलिमेंट्स उसी सेट में मौजूद होते हैं, उसे हम सब सेट का नाम देते हैं। कहता है फर्ज करें हमारे पास एक सेट ए था, इज अ सब सेट ऑफ सेट बी। हमारे पास जो सेट ए है वो सब सेट है बी का, डोनेटेड ए बी। अब वो ए बी कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। कहता है कि हमारे पास जो ए है वो सब सेट होगा किसका, सेट बी का, यानी ये हमारे पास सेट बी है, ये वाला ऊपर वाला सेट बी है, और ये जो ए होगा वो इसका सब सेट कहलाएगा। अब सब सेट कैसे कहलाएगा, सब सेट इस तरह से कहलाएगा कि ए में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिए होंगे सेट बी से। तो हमारे पास जो ए होगा वो ए होगा सेट सब सेट ऑफ बी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए इज सब सेट ऑफ बी। तो उम्मीद है इस डेफिनेशन की भी आपको समझ आ गई होगी। मैं साथ साथ एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ ताकि आपको पेपर्स में भी आसानी हो, आपको एमसीक्यूज़ में भी आसानी हो। आगे इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या है, ऐसे दो सेट हमारे पास आ जाएं जिनमें जो इनके एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, तो वो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट। फर्ज करें हमारे पास एक सेट ए था, एक सेट बी था। अब जो हमारे पास बी सेट है वो ए के इक्वल तभी कहलाएगा कि जितने एलिमेंट्स हमारे पास ए में हैं, जितने एलिमेंट्स हमारे पास बी में हैं, उतने ही एलिमेंट्स हमारे पास ए में हो। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जितने एलिमेंट्स हमारे पास ए में हैं उतने ही एलिमेंट्स हमारे पास बी में हो, तो तब हम कहेंगे कि हमारे पास ए जो है वो इक्वल है बी के। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। कहता है डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में बताएं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो होता है वो दो सेटों के दरमियान एक आप कह सकते हैं प्रोसेस होता है जिसमें हम उन सेट्स के जो दरमियान कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, सिर्फ उनको लेते हैं। अच्छा, इसको जो है वो उल्टे यू से हम डोनेट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है, शायद मैं आपको सिंबल दिखा सकूं अगर मेरे पास हुआ तो। जी नहीं है मेरे पास उसका सिंबल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हमारे पास यू होता है इसी तरह से उल्टा यू होता है। उल्टा यू इंटरसेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो उल्टा यू इंटरसेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और किसी भी जो दो सेटों के दरमियान इंटरसेक्शन होता है उनमें मौजूद जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको शो करता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पर ए है, ए जो है इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 3। मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। हमारे पास जो ए है उसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 6 एंड 8। बी में क्या है 1 2 3 5 6। अब हमारे पास इस ए में और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक 3 है और एक 6 है, तो हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज़ 3 एंड 6। नेक्स्ट चलते हैं जी, यूनियन सेट क्या है। यूनियन सेट में क्या होता है कि यूनियन सेट में हम सीधा यू लिखते हैं और इसमें जितने भी हमारे पास दो सेटों के दरमियान हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो तरतीब के साथ लिख दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। हमारे पास जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं सेट्स की वो क्या है, या फिर डिफरेंस बिटवीन कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या फिर ये भी आ सकता है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है और कम्यूटेटिव लॉ क्या है। कम्यूटेटिव लॉ ये है कि अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं और वो इक्वल होंगे बी और ए के, यानी हम ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी के साथ
वो इक्वल होना चाहिए बी का इंटरसेक्शन लें जब ए के साथ। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें एसोसिएट करते हैं, इसमें हम सिर्फ 2 वैल्यूज़ लेते हैं और इसमें हम तकरीबन 3 वैल्यूज़ लाजमी लेते हैं। इसमें सबसे पहले एसोसिएट करते हैं फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर इंटरसेक्शन लेते हैं सी से। अब वो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी से। तो इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग करना, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका इंटरसेक्शन लेंगे एक वैल्यू से। अब हमारे पास दूसरी तरफ क्या होगा, हमारे पास 2 वैल्यूज़ के दरमियान, तीनों वैल्यूज़ के दरमियान अलग अलग इंटरसेक्शन लिया जाएगा और उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमारे पास जो ए है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किससे, बी और सी की मल्टीप्लीकेशन से। ये देखें जी, ये इंटरसेक्शन का साइन है उल्टा यू। यहाँ पर ए जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है बी एंड सी से, बट यहाँ पर हमारे पास जो ए है वो इंटरसेक्ट कर रहा है बी से और फिर ए इंटरसेक्ट कर रहा है सी से, और फिर दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और दोनों का जो आंसर होता है वो इक्वल होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कहता है कार्डिनेटली विद टू टाइप्स। तो कार्डिनेटली क्या है, कहता है रेफर करता है किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट्स के इन अ फाइनाइट सेट हैज़ अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफिनाइट सेट हैज़ अ मैनी एलिमेंट्स एज नेचुरल नंबर। कहता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेटली रेफर जो करता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है, और उनमें जो कुछ फिनाइट होते हैं और कुछ इनफिनाइट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वो हैं जिनके साथ अयोटा लग जाए तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। जो हमारे पास बगैर अयोटा वाला पार्ट होता है वो हमारे पास रियल होता है, और जिसके साथ अयोटा लग जाता है वो होता है इमेजिनरी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉड्यूल भी कहते हैं। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसका डिस्टेंस लिया जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। या फिर आप यहाँ पर लिखा हुआ है दी एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूल ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्टेंस, वो एक आप कह सकते हैं फासला। दी कॉम्प्लेक्स नंबर इज फ्रॉम दी ओरिजिन ऑन दी प्लान। कहता है हमारे पास जो मॉड्यूल है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इज़ फ्रॉम दी ओरिजिन ऑफ दी कॉम्प्लेक्स प्लेन, कि वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के ओरिजिन से पाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। रिलेशन क्या है, कहता है मैपिंग बिटवीन टू सेट्स। हमारे पास जो मैप करना है, जो नक्शा खींचना है किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान, इज सिंपली आर रूल फॉर रिलेटिंग एलिमेंट्स ऑफ वन सेट्स टू अदर्स। आ मैपिंग इज कॉल्ड रिलेशन। कहता है अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी, और उनके सेट्स के अंदर जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके दरमियान अगर हम फ़र्क महसूस करना चाहते हैं, उनको हम रिलेट करना चाहते हैं, तो उस रिलेटिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या है और रेंज क्या है। किसी भी फंक्शन में हम जब जो चीज़ें ऐड करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो डोमेन होती है, और जो उसमें से पॉसिबल आउटकम्स आते हैं यानी पर आंसर्स आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम किसी मोबाइल से तस्वीर खींच रहे हैं, तो वो जो तस्वीर खींच रहे हैं वो डोमेन है, और अगर वो जो हमें तस्वीर आती है, शो होती है, जितना भी पिक्सल होता है वो उसकी रेंज है। नेक्स्ट हम चलते हैं इवन एंड ओड फंक्शन। इवन कौन से फंक्शन और ओड फंक्शन कौन से हैं। कहता है फंक्शन इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन। एक जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन कहलाएगा इफ़ इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। कहता है हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो इवन कहलाएगा जब इसका जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है, एक जैसा होता है बिल्कुल, किसके रेफरेंस से, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस कौन से होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं वर्टिकल एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के जो सिमेट्रिक होता है जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास वो इवन फंक्शन होएगा। और अगर हमारे पास जो ओड फंक्शन है इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन के बिल्कुल सिमेट्रिक होगा तो वो हमारे पास ओड फंक्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं डिफाइन क्वाड्रेटिक फंक्शन। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो क्या है। क्वाड्रेटिक फंक्शन वो है ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल यानी x का जो है कोफिशिएंट
वो कम अज़ कम जो है ना एक क्वाड्रेटिक हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो उसकी जो पावर है वो स्क्वायर हो, तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। फंक्शन ऑफ टाइप y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी आर कॉल्ड कोफिशिएंट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। यहाँ पर थोड़ी डेफिनेशन में गड़बड़ की है। क्वाड्रेटिक फंक्शन वो होगा जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी जो एट लीस्ट या मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो x की पावर 2 होगी, एट लीस्ट या मैक्सिमम, यानी 2 ही होनी चाहिए तो ही वो क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा। पावर 2 हो वेरिएबल की, यानी x हमारे पास वेरिएबल है तो उसकी पावर कितनी हो 2। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर अरे है जिसमें हमारे पास जो नंबर्स जो हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रोज और कॉलम की फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसे हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ना या एंट्रीज हैं मैट्रिक्स की वो जीरो हों स्वाय डायगोनल एंट्रीज के, और वो जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो भी 1 होनी चाहिए, डायगोनल एंट्रीज भी 1 होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं, ये आप बुक से भी एग्जांपल देख सकते हैं। अभी इतना टाइम नहीं क्योंकि मैंने और भी डेफिनेशंस को कवर करना है, तो इसलिए आप बुक से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, व्हेन अ मैट्रिक्स एज इन कोलन फॉर्म, इन एकोलन फॉर्म, कहता है मैट्रिक्स इन एकोलन फॉर्म, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो एकोलन फॉर्म में हो इफ़ इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अगर वो इन प्रॉपर्टीज में कुछ रखता हो। एवरी नॉन ज़ीरो रो बिगन विद 1, हमारे पास जो भी नॉन ज़ीरो रो है, कोई भी रो होगी वो नॉन ज़ीरो हो। अब रो क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल वे में एलिमेंट्स लिखे होते हैं उन्हें हम रो का नाम देते हैं, तो वो 1 से शुरू हो। एवरी लीडिंग वन इज लोअर रो इज फर्दर टू राइट ऑफ लीडिंग वन अबव इट, इफ देयर आर 0 रोज दे आर एट एंड ऑफ द मैट्रिक्स। कहता है व्हेन अ मैट्रिक्स हैज रिफ्यूज्ड एन एकोलन फॉर्म, कहता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है कब रिफ्यूज्ड एकोलन फॉर्म रखेगा। कहता है मैट्रिक्स इज रिड्यूस एकोलन फॉर्म इफ इन एडिशन टू अबव 3 प्रॉपर्टीज, अगर हमारे पास जो ऊपर वाली 3 प्रॉपर्टीज बताई गई हैं यहाँ पर, आपको मैंने बताया भी था, एक्सप्लेन भी किया था कि हमारे पास जो नॉन ज़ीरो रो है बिगिन करनी चाहिए 1 के साथ, हमारे पास जो हर लीडिंग 1 लोअर रो है वो फर्दर राइट की तरफ लीड करनी चाहिए 1 के साथ ही, और हमारे पास देयर आर 0 रोज, अगर हमारे पास कोई रो नहीं है देयर आर एंड ऑफ द मैट्रिक्स, वहाँ पर मैट्रिक्स ख़त्म हो जाना चाहिए। अब उसमें हमारे पास रिड्यूस जो एकोलन फॉर्म है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड होनी चाहिए, जैसे एवरी अदर एंट्री इन दी कॉलम, हर दूसरी जो एंट्री है कॉलम में कंटेनिंग अ लीडिंग 1 इज़ 0, दूसरी हर एंट्री जो है वो जो ज़ीरो मेथड यूज़ करे फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ एक्वेशन यूजिंग रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन क्या है, रिकॉल व्हेन वी आर सॉल्विंग स्टिमुलस एक्वेशंस, हम जब स्टिमुलस एक्वेशंस यूज़ कर रहे थे, द सिस्टम ऑफ एक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड, हमारे पास जो सिस्टम होता है एक्वेशंस का वो अनचेंज रहता है। इफ़ वी परफॉर्म द फॉलोइंग, अगर हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, मल्टीप्लाई एन एक्वेशन बाय नॉन ज़ीरो कंटेन एड अ मल्टीपल ऑफ 1 ऑफ टू एन अदर एक्वेशन इंटरचेंज टू एक्वेशंस। अब डिफाइन करना है एडजॉइंट और एडजुगेट। कहता है गिवन अ मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ए, कैलकुलेट ऑल दी को फैक्टर्स, हर तरह के फैक्टर्स कैलकुलेट करे किसके, ए के, वी देन फॉर्म दी मैट्रिक्स, और बाद में मैट्रिक्स बनाए ऑफ को फैक्टर्स का। दी एडजॉइंट, हमारे पास जो एडजॉइंट या एडजुगेट ऑफ ए है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स, वो क्या हो, जो को फैक्टर्स हों वो हो उनका ट्रांसपोज हो। अब सीक्वेंस और टर्म में क्या फ़र्क है, कहता है कि हमारे पास जो रोज ऑफ नंबर्स हैं आर कॉल्ड सीक्वेंस, हमारे पास जो रोज हैं नंबर ऑफ रोज हैं यानी नंबर्स हैं उनकी जो रोज हैं उन्हें हम कहते हैं सीक्वेंस, और सेपरेट नंबर्स आर टर्म्स ऑफ दी सीक्वेंस। तो एक जो हमारे पास रोज़ होती हैं, कतारें होती हैं किसी भी नंबर की, उसे हम सीक्वेंस का नाम देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से एक कतार लंबी सी बन जाती है, 1
2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमारी कतार एक लंबी सी बन जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये एक सीक्वेंस है। लेकिन अगर इसी को हम सेपरेटली देखें तो हमारे पास ये इनकी टर्म बनेगी, यानी एक नंबर एक टर्म होगा, दूसरी नंबर दूसरा टर्म होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है। कहता है एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, हमारे पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, इज अ नंबर, वो एक ऐसा नंबर है विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट, जिसमें हर जो पहली टर्म होती है हर जो टर्म होती है पहली के बाद इज फाउंड बाय एडिंग अ कांस्टेंट, कोई ना कोई उसमें कांस्टेंट ऐड होता है, कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, जिसे हम कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं। फर्ज करो हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसमें हम कहते हैं 1, इसमें हमेशा जमा होगा 1। ठीक है जी। फिर ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसी तरह से 2 आ जाएगा, फिर इसमें जमा होगा 1, फिर 3 आ जाएगा, फिर इसमें जमा होगा 1। इस तरह से एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी हमारे पास 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू लगातार ऐड होती जाती है। ठीक है जी। तो उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। नेक्स्ट चलते हैं डिफाइन जियोमेट्रिक सीक्वेंस। जियोमेट्रिक सीक्वेंस क्या है। कहता है a sequence in each term after the first found by multiplying previous term by a constant। कहता है कि हमारे पास ऐसा सीक्वेंस जिसमें हमारे पास जो प्रीवियस आती है मल्टीप्लाई करने के बाद, फर्स्ट फाउंड इज बाय मल्टीप्लाइंग बाय प्रीवियस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, इज कॉल्ड जियोमेट्रिक सीक्वेंस। इसमें क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी टर्म है, उसे जब हम पिछली टर्म एक कांस्टेंट है उसे पिछली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, पिछली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और एक नई वैल्यू हमारे पास मार्ज वजूद में आती है, उसे हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक सीक्वेंस। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 है, इसे हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2 से, और क्या आएगा जी, इसका जवाब आएगा 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 को फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर हमारे पास 8 आएगा। 8 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब जियोमेट्रिक सीरीज क्या है। जियोमेट्रिक सीरीज क्या है, सम ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमारे पास जो सम होता है किसका, अरिथमेटिक सीक्वेंस था। द फार्मूला फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस। हम अगर n टर्म जानना चाहते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस का, तो हमारे पास क्या फार्मूला है, a1 माइनस r ओवर n ओवर l। नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में क्या फ़र्क है। कहता है इफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, हमारे पास जो नंबर्स का सीक्वेंस है अप्रोचेज और कन्वर्ज, या फिर कन्वर्ज हो जाए टू फिनाइट नंबर। हमारे पास जो सीक्वेंस है किसी भी नंबर का, यानी हमारे पास ये जमा होते जा रहे थे और आखिर पर आके ये क्या करते हैं, एक मुकम्मल नंबर बन जाता है। ठीक है जी, एक मुकम्मल नंबर बन जाता है, तो उसे हम कन्वर्जेंट का नाम देते हैं, क्योंकि वो एक फाइनाइट नंबर बन जाता है, एक ही नंबर बन जाता है, कन्वर्ज हो जाता है, उसे हम कन्वर्जन का नंबर नाम देते हैं। अगर वो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज ना हो और फिर भी चलता जाए फाइनाइट नंबर तक, तो उसे हम डिवर्जेंट का नाम देते हैं, बल्कि इसमें फाइनाइट नंबर आता ही नहीं। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल मेथड, या फिर आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। कहता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है कि हमारे पास अगर 2 ऑपरेशन हैं ए एंड बी आर परफॉर्म इन ऑर्डर एंड पॉसिबल आउटकम्स फॉर ए एंड पॉसिबल आउटकम्स फॉर बी। हमारे पास जो n है वो पॉसिबल हो जब आउटकम्स आए ए की और आउटकम हो बी की। देन देयर आर एक्स n मल्टीप्लाई m, तो हमारे पास जो n है वो मल्टीप्लाई हो सकेगा m से। पॉसिबल कंबाइंड आउटकम फर्स्ट फॉलोड बाय सेकंड, कि हमारे पास पहले की आउटकम आए दूसरे के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्राइब पास्कल्स ट्राइंगल। हमारे पास पास्कल की ट्राइंगल क्या है। एक हमारे पास एक्सप्रेशन होती है कि x+1 का जो स्क्वायर होता है वो क्या है, x+y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास x+y 2 का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास जो x³ का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, x² प्लस
3x 2y प्लस 3xy का स्क्वायर एंड हमारे पास y क्यूब इज इक्वल टू 1। अब इसमें जो ट्राइंगल कैसे बन रही है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 1 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है 2 और फिर 1 फिर 2 फिर 1। देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है जी 1 3 फिर 3 फिर 1। ये जो नंबर शो किए गए हैं ये पावर्स के तौर पर शो किए गए हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास x की पावर 1 y की पावर 1 फिर x की पावर स्क्वायर में फिर y की पावर स्क्वायर में, इस तरह से शो किए गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। हमारे पास ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज क्या है, कहता है दी बिगर ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड। हमारे पास जो ग्रेडियंट का बिगर मैग्नीट्यूड होता है, दी स्टीपर दी लाइन सेगमेंट। हमारे पास जो स्टीपर होता है लाइन सेगमेंट का। नेगेटिव ग्रेडियंट मीन्स दी फेसिंग डाउनवर्ड। नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब क्या है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। एंड पॉजिटिव ग्रेडियंट मीन्स दी फेसिंग अपवर्ड, और पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब क्या है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। कहते हैं दी स्लोप्स गिव्स दी एवरेज रेट ऑफ चेंज वाई इन पर यूनिट चेंज इन एक्स वेयर दी वैल्यू ऑफ वाई डिपेंड ऑन दी एक्स। ये फंक्शन बताया गया है कि हमारे पास जो यहाँ पर स्लोप बनेगी वो वाई की जो बनेगी जब वाई चेंज हो रहा था किसके रिस्पेक्ट से, यूनिट विद चेंज इन जैसे जैसे हमारे पास एक्स चेंज हो रहा था वाई भी चेंज हो रहा था, क्योंकि वाई हमारे पास डिपेंडेंट है एक्स पर। तो दो जो लाइन सेगमेंट है अगर पैरेलल हैं तो वो सेम स्लोप रखेंगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ कोसाइन फंक्शन। हमारे पास कोसाइन फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। कहता है हमारे पास जो कोसाइन फंक्शन है वो पीरियड रखता है कितना, 360, यानी वो 2 पाई का पीरियड रखता है। इट्स रिपीट्स आफ्टर रेवोल्यूशन ऑफ 360, ये 360 के बाद दोबारा रिपीट होता है। कहता है कोज एज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी डज नॉट चेंज वी रिफ्लेक्ट अक्रॉस दी एक्स। कहता है कि जैसे हमारे पास कोज है वो एक्स कोऑर्डिनेट्स पर होता है और पी जो है वो चेंज नहीं होता जैसे ही हम रिफ्लेक्ट करते हैं एक्स के। कहता है हमारे पास जो जो कॉज -180 है, ठीक है जी, कॉज -180 है, वो माइनस कॉज एज कोऑर्डिनेट चेंजेस साइन वैन रिफ्लेक्टेड अक्रॉस द वाई एक्सिस। कहता है कि हमारे पास जो कॉज है वो चेंज करता है साइन, कब चेंज करता है, जब हमारे पास जो आप कह सकते हैं कॉज है एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज करते हैं जब हमारे पास कॉज है या फिर कोई पार्टिकल है वो रिफ्लेक्ट करता है वाई एक्सिस के। अब एक्स एक्सिस के गिर्द रिफ्लेक्ट करेगा तो कोई फ़र्क नहीं, अगर वाई एक्सिस के गिर्द करेगा तो इसके जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। कहता है कोज -180 माइनस कोज एज कोऑर्डिनेट चेंजेस साइन क्रॉस ओरिजिन। अगर ओरिजिन के दौरान भी हमारे पास कोज जो है वो चेंज करता है अपनी पोजीशन, तो हमारे पास कोज पे साइन नेगेटिव आएगा। कोज इज पॉजिटिव दैन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास जो कोज होता है वो पॉजिटिव होता है पहले और दूसरे चौथे क्वाड्रेंट में, नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और नेगेटिव होता है थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में। कहते हैं रेंज ऑफ कोसाइन इज बिटवीन। हमारे पास जो रेंज होती है कोसाइन की, यहाँ तो -1 आती है, यहाँ +1 होती है। कहता है जो मैक्सिमम होती है वैल्यू ऑफ 1 ली जाती है जो कि 0 डिग्री पर आती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 ली जाती है जो ±180 पर आती है। डिफाइन पीरियड फंक्शन एंड पीरियड। कहता है पीरियोडिक फंक्शन और पीरियड में क्या फ़र्क। कहता है फंक्शन विद द प्रॉपर्टी दे कीप रिपीटिंग देमसेल्फ। ऐसे फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं उसे पीरियोडिक कहते हैं, और जो स्मॉलेस्ट इंटरवल होता है किसी भी फंक्शन का जो रिपीट करता है उसे हम पीरियड का नाम देते हैं। कहता है कि साइन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। कहता है साइन माइनस में हो तो माइनस साइन चेंजेस व्हेन दी रिफ्लेक्ट अक्रॉस। कहता है हमारे पास जो साइन होता है जब भी ये रिफ्लेक्ट करता है एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द अक्रॉस करता है तो ये अपना साइन चेंज करता है। कहता है साइन इज़ पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। हमारे पास जो साइन होता है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कहता है कि हमारे पास अगर साइन है बिकॉज वी साइन 180 है वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमने रिफ्लेक्ट किया वाई एक्सिस पर, और अगर हम साइन -180 लेते हैं तो वो माइनस में आएगा क्योंकि उसने रिफ्लेक्ट किया ओरिजिन पर। कहता है कि लाइक कोसाइन द फंक्शन इज़ पीरियोडिक। हमारे पास जो
कोसाइन की तरह साइन भी क्या है, पीरियोडिक है विथ 360 पीरियड रेंज बिटवीन -1 एंड 1। ये भी 360 के इर्द गिर्द घूमता है और इसकी जो रेंज है वो -1 और 1 है। कहता है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो टेंजेंट के क्या है, यानी टेन के फंक्शंस क्या हैं। तो इसके बारे में कहता है कि हमारे पास जो tan -1 होता है वो माइनस होता है क्योंकि y कोऑर्डिनेट्स चेंजिंग व्हेन साइन हमारे पास जो है वो जैसे ही y करता है जो p है यानी पॉइंट है वो चेंज करता है अक्रॉस x एक्सिस, तो इसका साइन चेंज होता है। लेकिन हमारे पास x कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज नहीं होता है। कहता है tan इज़ पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, हमारे पास जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, बल्कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। कहता है tan जो 180 माइनस में है -tan होगा क्योंकि x जो कोऑर्डिनेट है ऑफ p के यानी पॉइंट p के चेंजेस व्हेन वी रिफ्लेक्ट अक्रॉस द y एक्सिस, जब हम इन्हें y एक्सिस के गिर्द रिफ्लेक्ट करते हैं। बट y कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज साइन, लेकिन हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट होते हैं वो साइन चेंज नहीं करते। कहता है डोमेन ऑफ tan डज नॉट इंक्लूड द एंगल ऑफ विच x इज 0। कहता है कि हमारे पास जो डोमेन होती है उस एंगल पर नहीं होती जहाँ पर जो x है वो 0 हो, फॉर किसके लिए कि हमारे पास +90, यानी हमारे पास जो 90 होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। कहता है लाइक दी कोसाइन एंड साइन, हमारे पास जो साइन और कोसाइन है उसमें भी हमारे पास टेंजेंट जो है वो पीरियोडिक फंक्शन रखता है, लेकिन इसका जो पीरियोडिक होता है पीरियड होता है वो 180 होता है, बल्कि बाकियों का क्या होता है 360। तो यहाँ पर 180 प्लस में होगा और 180 माइनस में होगा। कहता है एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड वैसे तो कहा जाता है हाइट को, तो यहाँ पर जो फंक्शन की मैक्सिमम हाइट होगी उसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, जो ओरिजिन से लेकर हाई लेवल तक होगी या हाई वैल्यू तक होगी उसे। अब ये हाई वैल्यू मिनिमम हाई वैल्यू भी हो सकती है यानी नेगेटिव में, और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब इनवर्स ऑफ साइन क्या है, कहता है कि इनवर्स ऑफ साइन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू आर्क साइन, हमारे पास जो y है वो आर्क साइन दे इक्वल हो, एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू x, और जब हमारे पास y किसके इक्वल हो x की, द डोमेन ऑफ y x -1 एंड द रेंज ऑफ द -1 और 2। हमारे पास जब y किसके इक्वल हो x के, तो इसकी डोमेन क्या होगी -1 एंड 1, और इसकी रेंज क्या होगी -1 एंड 2। अच्छा जी 1/2। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि हमारे पास इन्वर्स ऑफ कोसाइन क्या है, कि हमारे पास इन्वर्स ऑफ कोसाइन y आर्क कोज, और हमारे पास अगर कोज y किसके इक्वल हो x की, तो हमारे पास जो डोमेन होगी -1 और 1 होगी, और हमारे पास जो इसकी रेंज होगी वो 0 एंड 0 ही होगी तकरीबन। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास डिफ़ाइन करना है, क्या डिफ़ाइन करना है जी। अच्छा ऊपर थोड़ी सी गलती लगी हमारे पास साइन इन्वर्स ऑफ साइन की तरफ, इन्वर्स ऑफ साइन जो है वो π/2 और -π/2 यानी 180/2 और -180/2। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि हमारे पास जो डिफाइन टेंजेंट इन्वर्स टेंजेंट का जो इन्वर्स है वो डिफाइन करना है। तो हमारे पास टेंजेंट का इन्वर्स अगर tan y जो है वो x के इक्वल हो, तो हमारे पास इसके जो डोमेन बनेगी वो x बनेगी, और हमारे पास जो इसकी रेंज बनेगी वो -π/2 ओवर π/2 बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन आइडेंटिटी एंड कंडीशनल इक्वेशन। हमारे पास आइडेंटिकली और कंडीशनल इक्वेशन क्या है। कहता है अगर हमारे पास दो फंक्शन जो f एंड g आर सेट टू आइडेंटिकल फंक्शन इफ़ f(x) इज इक्वल टू g(x), तो ये हमारे पास आइडेंटिकल फंक्शन क्या होंगे जिसमें हमारे पास f(x) किसके इक्वल होगा g(x) के। कहता है कि हमारे पास एवरी वैल्यू ऑफ x, हमारे पास हर वैल्यू होगी जो x की बोथ फंक्शन आर डिफाइंड, सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे डिफाइन होंगे। सच एन इक्वेशन इज रेफर टू एज आइडेंटिटी, और ऐसी जो इक्वेशन होती है वो आइडेंटिटी कहलाती है। एन इक्वेशन डैट इज नॉट एन आइडेंटिटी, वो इक्वेशन जो आइडेंटिटी नहीं है इज कॉल्ड कंडीशनल इक्वेशन, वो क्या कहलाती है कंडीशनल इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट कहते हैं डिफाइन स्टेटिस्टिक्स। हमारे पास जो स्टेटिस्ट है वो क्या है, मेथड ऑफ कलेक्शन, हमारे पास मेथड है किसका, कलेक्शन का, ऑर्गेनाइजेशन का, एंड एनालिसिस, और एनालिसिस का ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाहते हैं आर कॉल्ड स्टेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है
वेरिएबल डाटा में क्या फ़र्क है, हमारे पास पीसीज ऑफ नंबर न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा। हमारे पास जो पीसीज होते हैं किसके, न्यूमेरिकल के और नॉन न्यूमेरिकल के, वो क्या कहलाते हैं, डाटा। और इन ऑर्डर टू कलेक्ट डाटा यू नीड टू ऑब्जर्व सम मेजर प्रॉपर्टीज़, और जो मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्वांटिटी वेरिएबल में है, कहता है क्वांटिटी इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू। हमारे पास क्वालिटेटिव में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले सकते और क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं। आगे पूछता है कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स क्या है। हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव है स्टेटिस्टिक्स वो क्या है, कहता है कंप्राइजेज दोज मेथड्स, वो मेथड्स विद कलेक्शन के साथ डिस्क्राइब कर रहे हो सेट ऑफ डाटा के सेट को, सो एज दे टू यील्ड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, के वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे, इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन इंटरफेरल स्टेटिक्स के बारे में बताएं। कहता है कि इंटरफेरल स्टेटिक्स जो है कंप्राइसेस दोज, वो कंप्राइसेस मेथड्स हैं कंसर्न विद एनालिसिस ऑफ सबसेट, वो एनालाइज करते हैं किसके साथ, सबसेट के साथ, ऑफ डाटा के, लीडिंग टू दी प्रीडिक्शन इनफेरेंस एंड अबाउट दी इंटायर सेट ऑफ। कहता है कि हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ पॉसिबल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। हमारे पास जो ग्रुप के पॉसिबल मेंबर्स हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिटर्न्स ऑफ ऑल द स्टॉक्स ट्रेडेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE इज एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन। ये हमारे पास पॉपुलेशन की एग्जांपल है। सैंपल क्या है, सैंपल इज सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास जो सबसेट होता है किसी भी इंटरसेट का, किसका, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन मतलब ये कोई भी जैसे आप ऊपर डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कहता है वंस से पॉपुलेशन हैज़ बीन डिफाइंड, अगर एक बार हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो डिफाइन कर दी जाए, सैंपल कैन बी ड्राउन फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो सैंपल क्या किया तक है ड्राउन किया जा सकता है। दी सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन एज वो। नेक्स्ट देखते हैं द पेरीमीटर। हमारे पास पेरीमीटर क्या है, अ मेजर हमारे पास ऐसी पैमाइश यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन रेफर टू द पेरीमीटर। हमारे पास कोई भी पैमाइश है किसकी जो डिस्क्राइब करती है पॉपुलेशन को, वो क्या कहलाती है, पैरामीटर। अब नॉमिनल स्केल क्या है, नॉमिनल स्केल के बारे में कहते हैं कि ऑब्जर्वर्स आर क्लासिफाइड टू काउंटेड विद नो पार्टिकुलर ऑर्डर। हमारे पास जो ऑब्जर्वर हैं वो पार्टिकुलर ऑर्डर से जो है वो काउंट नहीं कर सकते। इट कंसिस्ट ऑफ असाइनिंग आइटम्स टू ग्रुप और कैटेगरीज। ये क्या कहती है कि ये ग्रुप और कैटेगरीज में चेंज होती है। नो क्वांटिटिव, इनमें से कोई भी क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन इज कन्वेड एंड नो ऑर्डरिंग ऑफ आइटम इज अप्लाइड, और इसमें कोई भी ऑर्डरिंग ऑफ एटम जो है वो अप्लाइड नहीं होता। नॉमिनल हमारे पास जो नॉमिनल स्केल्स आ रहे हैं देयर फॉर क्वालिटेटिव रेदर देन। नेक्स्ट देखते हैं ओरिएंटल स्केल। हमारे पास ओरिएंटल स्केल है, कहता है ऑब्जर्वर आर प्लेस्ड इनटू दी सेपरेट कैटेगरीज। हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो किसी और ही कैटेगरी में रखे गए हैं। दी कैटेगरीज आर प्लेस्ड इन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो हमारे पास ऑर्डर हैं वो सम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रखे गए हैं। आगे कहता है डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ मेक्स नो सेंस, वो उनके दरमियान डिफरेंस करें जो कोई सेंस नहीं बनाती। पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारे पास जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन लेफ़्ट टू राइट स्पेक्ट्रम, हमारे पास लेफ़्ट और दाएं और बाएं जो स्पेक्ट्रम में गिव्स लेवल दिए जाते हैं 0, 1, 2 एंड रेस्टोरेंट रेटिंग्स एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डिनल स्केल। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के से क्या मुराद है, कहता है दी स्केल प्रोवाइड्स रैंकिंग एंड एश्योरेंस। वो स्केल जो रैंकिंग देते हैं और एश्योरेंस देता है दैट डिफरेंस बिटवीन स्केल वैल्यूज़ आर इक्वल, कि इन जो स्केल वैल्यूज़ के दरम्यान डिफरेंस है वो इक्वल है। आगे कहता है डिफरेंस में एक सेंस, हमारे पास जो डिफरेंस है वो सेंस बनाता है बट रेशो डज नॉट, लेकिन रेशो जो है वो डज नॉट नहीं बनाती। ठीक है, डिफरेंस सेंस बनाएगा लेकिन रेशो नहीं बनाएगी। एंड देयर इज़ नो ज़ीरो नेचुरल ज़ीरो, यहाँ पर कोई भी नेचुरल ज़ीरो नहीं है। कहता है टेम्परेचर डेट्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरवल स्केल। कहता है हमारे पास टेम्परेचर जो है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, और जितनी भी डेट्स आती हैं वो क्या है, इंटरवल्स ऑफ स्केल। नेक्स्ट कहता है रेशो स्केल। हमारे पास जो रेशो स्केल है वो क्या है, कहता है दीज, हमारे पास दीज रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। हमारे पास जो है मेजरमेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे
मजबूत जो है वो लेवल बताती हैं। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग रैंकिंग, एडिशन करने से रैंकिंग एंड इक्वल डिफरेंस, इनके दरमियान डिफरेंस करने में स्केल वैल्यूज़। नेक्स्ट लिखा है रेशो स्केल्स हैव ट्रू ज़ीरो पॉइंट। हमारे पास जो रेशो स्केल होते हैं वो ट्रू ज़ीरो पॉइंट रखते हैं, वो असली ज़ीरो पॉइंट रखते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कहता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो ट्यूबुलर प्रेजेंटेशन है। हमारे पास ट्यूबुलर प्रेजेंटेशन है किसकी, स्टैटिस्टिकल डाटा की, डाटा एड्स द एनालिसिस ऑफ लार्ज डाटा सेट्स। हमारे पास लार्ज डाटा सेट्स हैं, उनकी एनालिसिस करती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मलाइज करती है किसे, स्टैटिकल बाय असाइन करते हुए किसको, स्पेसिफाइड ग्रुप्स को ऑफ इंटरवल्स को। कहता है डिफाइन रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहता है कलेक्टेड बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंटरवल बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वर, सिंपली रिलेटेड फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन विद फाइलिंग। नेक्स्ट देखते हैं कमोटेटिव फ्रीक्वेंसी। हमारे पास कमोटेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी कुछ इसी तरह के हम सम करते हैं फ्रीक्वेंसी का, जो स्टार्ट करती हैं लोअर इंटरवल और प्रोसेस करते हैं थ्रू दी हाईएस्ट तक। और कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है फॉर एनी गिवन इंटरवल इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज अप टू इंक्लूडिंग दी गिवन इंटरवल। आगे बार चार्ट के बारे में बताया गया है कि हमारे पास बार चार्ट क्या है, कि बार चार्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है किसको, डाटा को बाय रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी एज हाईएस्ट पावर, के हाईएस्ट पावर पर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे कहता है व्हाट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, कहता है बार चार्ट रिप्रेजेंट कंटिन्यूस डाटा इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। अगर हमारे पास बार चार्ट क्या है वो कंटिन्यूसली बताई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। कहता है दी बार्स हैव नो स्पेसिस। हमारे पास जो बार्स होते हैं वो स्पेस को ही नहीं रखते। आगे कहता है द एरिया ऑफ द बार इज प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी। जो एरिया होता है बार्स का वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फिर कहता है इफ़ ऑल द बार्स हैव सेम विथ, अगर उनमें हर बार जो है वो सेम विथ रखता है, देन द हाइट प्रोपोर्शन और टू द फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो हाइट है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं किसके, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है, कहता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास एंड द क्लास विथ। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कहलाती है, क्लास और क्लास की जो विथ होती है उनके दरमियान फ़र्क बताती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका जो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का वो फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विथ है। कहता है अरिथमेटिक मीन क्या है। अरिथमेटिक मीन के बारे में हम जानते हैं कि ऑब्जर्व करता है वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यूज़ को डिवाइड करता है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर दी सेंट्रल डेंसिटी। ये सेंट्रल डेंसिटी को फाइंड करने के लिए सबसे यूजफुल तरीका है। is the only measure where the sum of deviations value from mean is always 0। नेक्स्ट कहते हैं डिफाइन प्रोबेबली स्पेस। प्रोबेबली स्पेस के बारे में बताएं। प्रोबेबली स्पेस और सैम्पल स्पेस। हमारे पास जो प्रोबेबली स्पेस होती है, सैम्पल स्पेस होती है, इज द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एक्सपेरिमेंट। कि हम एक एक्सपेरिमेंट कितने आउटकम्स आ सकते हैं उसे हम सैम्पल स्पेस का नाम देते हैं। कहता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबली डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबली जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनसे क्या मुराद है। नेक्स्ट कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। हमारे पास कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, इवन ए की लाइज बिटवीन 0 एंड 1, वो 0 और 1 में लाई करेगी। फिर कहता है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, जो सम होता है प्रोबेबिलिटीज़ का ऑफ ऑल द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड द एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज प्रोबेबली डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल 1। कहता है कि व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ट्रक एट रैंडम हैज़ एदर एज एयर बैग और बकेट सीट्स। कहता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम सेलेक्ट करना चाहें एक ट्रक को एट अ रैंडम पर, डैट हैज़ इधर एयर बैग भी रखता है और क्या रखता है, बकेट सीट्स। अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जी। इसकी सोल्यूशन क्या होगा। अच्छा जी, सोल्यूशन देखते हैं। कहता है कि हमारे पास जो सोल्यूशन होगा तो एडिशन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ रूल। अगर प्रोबेबिलिटीज़ का रूल देखें, कहता है दी इज़ यूज टू डिटरमाइन करने के लिए दी प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 अमंग 2 और मोर अकरिंग। उनके दरमियान 1 और 2 अकर होना चाहिए।
द प्रोबेबिलिटी इवेंट इज़ एडिड, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो इवेंट होगा ऐड होगा। जॉइन द प्रोबेबिलिटी, अगर हम प्रोबेबिलिटी को ज्वाइन करें, इफ़ द इवेंट्स आर नॉट मैचुअली एक्सक्लूसिव, अगर जो इवेंट्स है वो मैचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, इससे प्रैक्टिस टू अराइव दी एट दी सोल्यूशन, तो सोल्यूशन जो है अराइव किया गया। सिंपल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बकेट्स देखेंगे और उन्हें इक्वल रखेंगे, किसके, बैग के, और जो बकेट्स की सीट होंगी, फिर उन्हें माइनस करेंगे किससे, बैग्स की और बकेट की सीट से। हमारे पास 1/25 220 प्लस 110 जो है 220 माइनस 75 220, और यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.75, उसमें जमा होगा 0.5 और फिर उसमें जमा होगा 0.34। ठीक है जी। और जब ये सारे जमा हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.75, या फिर हम कह सकते हैं 73। तो हमारे पास जो अल्टरनेटिव है इसका वो क्या है 1 - P, जिसमें हमारे पास नो एयर बैग और नो बकेट होगी। इसमें क्या आएगा 1 - 60/220, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 73%। तो उम्मीद है जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।